हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने कंडक्टिंग प्लेट्स के फेसेस पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखा था। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जब हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी, तो मैंने वहाँ बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो केवल क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन किया जाता है। और मैंने वहाँ ये भी बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं, है ना, उनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो केवल क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और पाथ के नेचर पे, आई मीन पाथ से क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो मैंने ये बताया था कि इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट विद द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। दिस मीन्स द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऑलवेज पॉइंट फंक्शन होता है, न कि पाथ फंक्शन होता है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे कि क्या है, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। और वर्क हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट द क्या होता है, जिससे मान लीजिए कि यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ, और चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, ये मान लो कि क्या है, यहाँ ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। क्या है, फाइनल पोजीशन है ना। यही क्या है, इनिशियल पोजीशन है ये वाला, और ये जो है वो क्या है, फाइनल पोजीशन है ना। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चार्ज को हम ऐसे मूव करा रहे हैं, है ना। ऐसे ही क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं इस पाथ के अलावा। आई मीन क्या है, यही क्या है, पाथ है, ठीक है। यहाँ से हम इस पाथ के अलाउंग इलेक्ट्रिक क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। और किसी टाइम जब चार्ज क्या है, यहाँ है, चार्ज का है, आई मीन इस पॉइंट पे है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लें कि क्या है, ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे है ना, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। और चार्ज क्या है, यहाँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क डन की क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन, है ना, फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू फोर्स एंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, फोर्स एंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और भी यदि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ एफ ई, आई मीन हमने क्या बताया है इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज नथिंग बट द क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और हम कहाँ से कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ मैं भूल, ये हो गया, यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। जैसे यहाँ हम लिखें तो यहाँ क्या होगा, आई, और ये क्या हो जाएगा, एफ। आई मीन ये क्या इंडिकेट करेगा, फाइनल पोजीशन, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होगा क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स देखो, तो अब लिख देंगे, यहां मैं लिख देता हूं WE, आई मीन हम लिख देंगे कि क्या होगा, इंटीग्रेशन I to F
है ना, क्यू ई इंटू के ई डॉट क्या होगा, डी आर होगा, है ना। क्यू क्या है, चार्ज है ना, तो डब्ल्यू ई इज क्यू इंटीग्रेशन आई टू क्या हो जाएगा, एफ ई डॉट क्या होगा, डी आर होगा, ठीक है। यही क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, वर्क डन बाई क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या हुआ, वर्क डन बाई क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ए क्या हुआ, वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज नथिंग बट द मूविंग चार्ज, इसको हम क्या बोलेंगे, मूविंग चार्ज, ठीक है। आई मीन चार्ज को हम कहां से, इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे किस चार्ज को मूव करा रहे हैं, क्यू को मूव करा रहे हैं, तो क्या हुआ, मूविंग चार्ज, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने को मालूम चल गया, है ना। अब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, मान लो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये रिजल्ट हुआ, दूसरा लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, डी आर, कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सॉरी वेक्टर ई इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड क्या होगा, की कैप। आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, तीनों कंपोनेंट्स के टर्म में दिया हुआ हो, ठीक है। और डी आर इक्वल टू, हम डी आर वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस क्या होगा, डी जेड के कैप। ये सब हम कहां पर हैं, हम लोग वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मूविंग चार्ज इनटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहां मैं डायरेक्ट आई टू एफ क्या लिख सकते हैं, ई एक्स डी एक्स प्लस आई टू एफ ई वाई डी वाई प्लस आई टू एफ ई जेड डी जेड, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। आई मीन कैसे कंपोनेंट दिया हुआ है तो वर्क कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हुआ, मूविंग चार्ज, स्केलर प्रोडक्ट, आई मीन एक्स कंपोनेंट इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन करके हम क्या करेंगे, टोटल वर्क आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कोई वेक्टर, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई वेक्टर यदि यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। आई मीन इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कांस्टेंट देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब उस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि हम लिख सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ E is constant, तो कांस्टेंट आपको ही मालूम है कि कोई भी यदि क्वांटिटी कांस्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन साइन से क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा कि, है ना, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई डॉट इंटीग्रेशन डी आर और I टू F, है ना, ये हम लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू ई
डॉट डेल्टा आर लिख सकते हैं, सिंपल है ना। ये भी तो ये क्या हुआ, अगेन देखो क्या है, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नथिंग बट द मूविंग चार्ज, और इसको हम फील्ड चार्ज भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड चार्ज, है ना। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लो और आप क्या करो, वर्क डन आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल देखो कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होना चाहिए, यदि फील्ड लाइन के बीच क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, उनके बीच क्या होना चाहिए, स्पेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव फील्ड लाइंस के बीच क्या होना चाहिए, स्पेस क्या हो, यदि सेम हो तो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और आप सोचो कि यही क्या है, ये वाई एक्सिस है, और इसको हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया, इसी को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, है ना। यही क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और इसको हमने मान लिया है, ये चलो यहाँ हमने मान लिया कि ये क्या है, फाइनल पोजीशन है ना। यहाँ से मान लो कि ये क्या है, क्यू कूलम का चार्ज है, क्या है, क्यू कूलम का चार्ज दिया हुआ है ना, आई मीन क्यू कूलम का चार्ज है। यहाँ मुझे इनिशियल टू फाइनल ले जाना है, तो एक तो पाथ ये हो सकता है, दूसरा पाथ क्या हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है ना, ठीक है। तीसरा पाथ एक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। ये क्या हुआ, पाथ क्या हुआ, दिस इज पाथ सेकंड, इसको हम क्या मान लेते हैं, पाथ सेकंड, दिस इज पाथ थर्ड, और दिस इज पार्ट क्या होगा, पाथ फर्स्ट। आई मीन 3 डिफरेंट पाथ से हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को इनिशियल पोजीशंस आई से फाइनल पोजीशन एफ तक ले जा रहे हैं, है ना। और ये जो दिया हुआ है ये वाला है ना, ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, है ना, ये क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। क्यू कूलम का चार्ज है ना, क्या है, क्यू कूलम चार्ज है, चार्ज क्या दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है। क्यू चार्ज को क्या कर रहे हैं, ए से बी, आई मीन इनिशियल पॉइंट आई से फाइनल पॉइंट एफ तक हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, है ना, क्या करा रहे हैं, हम मूव करा रहे हैं। तो आपको क्या, आपको ये प्रूव कर देना है कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पाथ से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ए पॉजिटिव चार्ज या ए पॉजिटिव चार्ज q is being moved from initial position I to final position f along 3 different paths 1, 2 and 3. Then prove that the work done by the electric force is independent with the path, है ना। तो इसको भी हमने पढ़ा है क्या, आई मीन हम लोग, तो अभी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो क्या है, ये इसको हम कंसीडर कर लें कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
है ना, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन, है ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू क्या होगा, डेल्टा। अब देखो वर्क डन क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां से आइदर आप पाथ 1 के अलोंग ले जाओ, पाथ 2 के अलोंग और पाथ 3 के अलोंग, किसी भी पाथ के अलोंग मूव कराओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा, है ना। ठीक है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा, है ना, यही होगा ना। तो यहां से मालूम चल रहा है कि वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओनली क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, आई मीन डिस्प्लेसमेंट पे, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, किस पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट चार्ज को, आई मीन चार्ज को हम इनिशियल पोजीशन I से फाइनल पोजीशन F पे ले जाने में किस पाथ के अलोंग हम ले जा रहे हैं उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसे मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, आई मीन क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। आई मीन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि देखो यहां जो वर्क होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, Q E इंटू क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 16 प्लस क्या हो जाएगा 25, आई मीन कितना हो जाएगा 41, Q इंटू क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मालूम चल गया कि यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये समझ में आया आपको कि यहां से देखो वर्क डन क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, केवल क्या चीज पे, डिस्प्लेसमेंट पे, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो आप किस पाथ के अलोंग चार्ज पार्टिकल को इनिशियल पोजीशन I से फाइनल पोजीशन F तक मूव करा रहे हो उस पर वर्क डन डिपेंड नहीं होगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है या फील्ड होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। समझ में आया। तो यहां हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि सिंस वर्क डन बाय, है ना, एन इलेक्ट्रिक फोर्स only depend on initial and final position of the charge particle, hence electric force is conservative force। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, आई मीन सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये वर्क डन हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, तो इसलिए बेसिकली मुझे ये बताना था इसमें कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या, हेंस यहां लिख सकते हैं, हेंस इलेक्ट्रिक, आई मीन हेंस पोटेंशियल energy is defined
फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम जानते हैं कि मैंने बताया था कि आप लोगों की सिंबल क्या होता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ एनी सिस्टम बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि जो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई भी सिस्टम है वो जितने मॉलिक्यूल्स से मिल करके बना हुआ है, यदि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच सेपरेशन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। और सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने की वजह से जो पोटेंशियल, जो एनर्जी एसोसिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्प्रिंग, है ना, और रबर वगैरह उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। अभी हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, में जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होता है, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, कि सिंपल हम डिफाइन कर लें इसको, है ना। तो क्या होगा कि द एनर्जी, नहीं ऐसे हम डिफाइन करें क्या, कि वर्क डन ऑन चार्ज while moving slowly from one point to another point in the electric field is being stored in the form of change in electric potential energy, ठीक है। I mean work done on charge while moving charge slowly from one point to another point in the electric field, यहाँ लिखेंगे electric field is being stored in the form of change in electric potential energy, है ना। I mean किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए जितना काम करना पड़ता है वही जो वर्क होता है वो क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, ठीक है, या स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसको दूसरी तरह से यहाँ स्लोली ध्यान देना है, क्या दिया हुआ है, मूविंग स्लोली का मतलब क्या हुआ कि देखो चार्ज को यदि मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और मुझे काम करना है तो मैं यही कोशिश करूंगा कि कितना काम करूं, जितना मिनिमम से मिनिमम काम हो उतना करूं, जितना मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल वर्क हो उतना मैं करूं, है ना।
तो अब ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो दो तरह से मूव करा सकते हैं। एक तो क्या है कि हम स्लोली मूव कराएं और एक क्या है फास्ट मूव कराएं। लेकिन आपको ही मालूम है कि जो वर्क डन होता है वो क्या है, केवल पाथ पे पॉइंट फंक्शन होता है, आई मीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे कितने टाइम में मूव किया, है ना। आप स्लोली मूव कराओ या फास्ट मूव कराओ, वर्क डन जो होगा क्या होगा, उतना ही होगा। तो इसलिए क्या करना है कि मिनिमम वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, स्लोली मूव करा रहे हैं। जैसे आप देखिए, इसको दूसरी तरह से भी हम डिफाइन करते हैं कि यही क्या है ना। देखो ये क्या है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, और इधर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से मान लो कि ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है ना, ऐसे आप सोच लो यहां, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। आप ऐसे सोच लो फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब मुझे यहां से मूव कराना है तो हो सकता है यही क्या है, आप सोच लो कि यही क्या है, पाथ है। दिस इज नथिंग बट द पाथ। अब जब मुझे ले जाना है तो यहां क्या होगा, यहां देखो इधर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पाथ पे ऑलवेज क्या होता है, टेंजेंट। अब मान लो कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा उस पर किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ ही, इस डायरेक्शन। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस डायरेक्शन में है ना, इधर क्या करना पड़ेगा, स्लोली मूव कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, एक्सटर्नल है ना, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, ए एफ ई। तो हम बोल सकते हैं, अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं तो हम लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कि F इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, आई मीन स्लोली का मतलब क्या होगा, F प्लस क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ ई, और इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस क्यू इंटू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यहाँ ये क्या है, हमने इसको F एक्सटर्नल लिखा है, यहाँ E एक्स टी मान लीजिए, है ना, F एक्सटर्नल। तो ये वर्क डन बाय, आई मीन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। अब यदि मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन आई टू एफ, है ना, एफ एक्सटर्नल डॉट क्या लिखेंगे, डी आर, ठीक है। और यहां, और यही वर्क डन मैंने क्या बताया है, देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया है कि यही जो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां से, देखो ध्यान से, कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन आई टू एफ, आई मीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू ई डॉट क्या लिख सकते हैं, डी आर भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इंटू इंटीग्रेशन माइनस आई टू एफ ई डॉट क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। और यही जो वर्क होगा ये क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि यही वर्क जो होता है वो क्या होता है, देखो क्या होता है, चेंज इन क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको है ना, यही होता है। दैट इज हम लिख सकते हैं, देखो यहां से, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस क्या होगा, इनिशियल, इक्वल टू क्या होगा, W एक्सटर्नल हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे,
W एक्सटर्नल इक्वल टू, है ना, लिख सकते हैं क्या, माइनस, अब ये देखो ये क्या हुआ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिख सकते हैं माइनस वर्क डन बाय क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, है ना, माइनस क्यू ई डॉट क्या होगा डी आर, आई तो क्या होगा एफ। आपको यही क्या करना है, रिजल्ट याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जितने भी इसका यूज क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कई तरह से हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। दूसरे तरह से भी इसको प्रूव कर सकते थे बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी इसको आसानी से प्रूव कर सकते थे। तो ये क्या होगा कि यहां से हम डिफाइन ये भी कर सकते हैं कि निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हाइल मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस is being stored in the form of change in electrostatic potential energy or change in electrical potential energy of the system, है ना। ये आपको क्या करना है माइंड में। तो वर्क यहाँ से हम एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। ये मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया था कि क्या होगा कि वर्क डन, फिर से आप ध्यान से सुनिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हाइल मूविंग द चार्ज स्लोली फ्रॉम one point to another point in the electric field is being stored in the form of change in electrical potential energy, ठीक है। तो यही क्या हुआ आपका, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। जब भी क्या है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हम अब यहाँ से कई चीज़ें आपसे पूछा जाए कि वर्क डन कैलकुलेट करो, और वर्क डन जब भी पूछा जाएगा तो वर्क डन ये पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। अब यहाँ से एक चीज, दो तीन पॉइंट आपको ध्यान देना है कि क्या होगा कि जब भी, है ना, कि इफ क्या होगा, इफ द वर्क डन बाय, यहाँ से दो तीन पॉइंट ध्यान देना कि क्या होगा कि हम लिख सकते हैं यहाँ कि क्या होगा, इफ वर्क done by an electric force, है ना, is positive। देखो यही क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ही हुआ। निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय, इसको हम अंदर लिख सकते हैं इधर Q, है ना। तो ये क्या हुआ, दिस इज माइनस साइन, ये टोटल जो है वो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ the system decreases and hence stability of system increases, है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी से ही क्या है रिलेटेड होता है। हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है
कि मिनिमम द पोटेंशियल एनर्जी मोर स्टेबल विल बी द सिस्टम एंड वाइस वर्सा, है ना। तो यहाँ क्या है कि जैसे ही क्या होगा, आई मीन जैसे आप ये भी आप सोच, यहाँ क्या है कि यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि जब भी क्या होगा वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। सिंपल आप एग्जांपल ले लो कि यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करो, है ना, क्या करो यहाँ से, चलो ये डस्टर को मैं ड्रॉप कर दूँ तो देखो ये नीचे जाएगा तो एच क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ ग्रेविटी जो है वो क्या है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, समझ में है ना, ग्रेविटी जो है वो क्या है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा डिक्रीज होगा, और क्या होगा सिस्टम जो होगा वो क्या होगा अनस्टेबिलिटी की तरफ क्या होगा जाएगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि इफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज negative, then पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड हेंस stability of the system decreases। ठीक है, दो पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है ना। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, आई मीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज सिस्टम के लिए क्या होता है ना। तो ये आपको समझ में आया, तो क्या याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल, जब भी मैं चेंज की बात करूंगा, मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया था कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस क्या होगा इनिशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द क्या होगा फील्ड फोर्स, क्या होगा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड फोर्स। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, यहां हम पढ़ेंगे कि वर्क डन सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी associated with two charge particle। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो क्या है, यहां क्या है, ये सबसे पहले हम दो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। एक चार्ज क्या है Q1 है, इसको हम क्या बोलेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है। और एक दूसरा चार्ज है ना, ये आप समझ लो कि यही क्या है, यहां मैं लिख देता हूं दिस इज नथिंग बट द अगेन इनिशियल पोजीशन, है ना। और ये मान लो कि ये क्या है फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है फाइनल पोजीशन है। अब जो दूसरा चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज क्या है जिसको बोलते हैं हम फील्ड चार्ज, है ना। क्या है दूसरा चार्ज जो है वो क्या है फील्ड चार्ज जिसको बोलते हैं। अब एक दूसरा चार्ज क्या है Q2 है, और Q2 को हम क्या कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन I से, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे RI पोजीशन वेक्टर, है ना। और ये वाला जो पोजीशन है उसको हम क्या करेंगे RF वेक्टर, आई मीन RF मान लेंगे, ठीक है।
समझ में आना, ये फाइनल पोजीशन हुआ और ये क्या हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को Q2 को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। यहाँ से इस पाथ के अलावा हम क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब जब यहाँ है तो यहाँ से हमने ये मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, dr हो गया। ठीक है ना। और ये वाला जो पोजीशन है वो क्या है, r है। मुझे कहां से Q2 को मूव कराना है, Q2 इज बीइंग मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन I टू फाइनल पोजीशन F, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल, पहले तो हम लिख दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, और इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड चार्ज। देखो आप किसी को भी मूव करा सकते हो, आप इसको फिक्स रख सकते हो और इसको मूव करा सकते हो, है ना। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, क्या होगा K Q, है ना। यहां देखो इस पॉइंट पे यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे इस पॉइंट पे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, है ना, इधर होगा, किधर होगा, राइट होगा। आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड और dr वेक्टर जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो के क्यू 1 अपॉन क्या हुआ, r स्क्वायर, है ना। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि डेल्टा U इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू क्या है, माइनस क्या है, मूविंग चार्ज Q2, है ना, इनटू E डॉट dr, है ना। और ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, आई मीन हम यहाँ क्या लिखेंगे, RI टू क्या लेंगे, RF। ठीक है, ये क्या हुआ, मूविंग चार्ज। अभी हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या हुआ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नथिंग बट द मूविंग चार्ज E डॉट dr। अब ये क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि माइनस Q2, है ना, इंटीग्रेशन E dr, क्यों, क्योंकि E और dr क्या है, पैरेलल है। क्या है, E और dr क्या है, पैरेलल है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, E dr सिंपल हो जाएगा। RI टू क्या लिख सकते हैं, RF लिख सकते हैं। अब E का हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, है ना। E का वैल्यू रखोगे तो देखो, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ UF माइनस UI इक्वल टू क्या होगा, माइनस Q2। अब यहाँ वैल्यू रखोगे RI टू RF, है ना, क्या होगा, RI टू RF। यहाँ क्या लिखेंगे, K Q1 अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर सिंपल dr, है ना। इसको लिख सकते हैं माइनस Q1 Q2 K अपॉन क्या होगा, सिंपल, इसको लिखेंगे RI टू RF, R के पावर -2 dr, है ना। अब क्या है, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन यूज करना है, पावर फार्मूला। तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, सिंपल देखो K Q1 Q2, है ना, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 अपॉन R, ठीक है, RI टू क्या होगा, RF, है ना। अब क्या होगा, हम सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ये माइनस माइनस क्या गई, इसको माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो K Q1 Q2 इंटू यहाँ लिमिट रखोगे तो क्या कितना हो जाएगा, RF माइनस क्या हो जाएगा, RI। ठीक है, तो ये अपने को मालूम चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम चल गया। कहाँ से, चार्ज को इनिशियल पोजीशन I से फाइनल पोजीशन F तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा वही क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, देखो फिर से हम लिख देते हैं कि UF माइनस UI इक्वल टू K, है ना, Q1 Q2 इंटू 1 अपॉन RF माइनस 1 अपॉन RI। ठीक है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, है ना, ये क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज फाइनल
पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हुआ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये फाइनल पोजीशन और ये क्या हो गया आपका इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, के Q1 Q2 इंटू 1/RF माइनस क्या हो गया 1/RI, है ना। अब हम उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है ना, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल इंटीग्रेशन है। एक ही पॉइंट याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड करके उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है आपको। अब यदि मैं मानूं क्या है कि इफ क्या होगा, इफ यहां मैं ये कंसीडर कर लो, इफ आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना, और यू आई इक्वल टू क्या होगा, यू एट इन्फिनिटी, आर एफ इक्वल टू आर, और यू एफ इक्वल टू यू एज ए फंक्शन ऑफ आर, और इसको हम यू भी लिखते हैं। ठीक है, यू स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब वैल्यू रखो तो देखो क्या होगा, यू एफ आई मीन यू आर माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 इंटू 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, 1/इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये टोटल टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यू आर माइनस यू एट इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन क्या हुआ, आर हो गया, है ना। ये भी लिख सकते हैं हम कि यू आर इज इक्वल टू यू इन्फिनिटी माइनस प्लस क्या हुआ, के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी कभी क्या है, जनरली आप देखोगे तो जनरली क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया हुआ है, के Q1 Q2 क्या है अपॉन आर दिया हुआ है ना। लेकिन अभी क्या है कि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी when separation between Q1 and Q2 is infinity। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन आर। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये आपको माइंड में रखना है कि कभी कभी क्या होगा कि ये वाला जो कभी कभी दिया रहा है कि जब क्या होगा, चार्ज इनफाइनेटली फार अवे है तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ वैल्यू दिया रहेगा 10 जूल 5 जूल। तो आपसे पूछा जाए कि जब उनके बीच सेपरेशन क्या होगा, आर होगा, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जनरली बुक में आप देखोगे तो केवल क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द चार्ज इज एट ए डिस्टेंस आर, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज इज आर, देन क्या होगा, के Q1 Q2 क्या होगा अपॉन आर। जनरली ये दिया हुआ है। अब तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए, है ना। दूसरा केस इसमें देखेंगे जो, अब देखो ये क्या है, जनरली क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब क्या होगा कि यदि मैं कंसीडर करूं, क्या होगा कि इफ u एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस
इस इन्फिनिटी इज जीरो, देन क्या होगा, देन क्या होगा, क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, आर हो जाएगा। तो ये हुआ, क्या हुआ कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, आई मीन कि इसमें Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे लाने में Q1 चार्ज के अगेंस्ट जितना काम करना पड़ता है वही जो होता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या मान लिया, इन्फिनिटी मान लिया। तो अब हम ये क्या है, अब देखो यहाँ से आप लिख सकते हो कि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द टू चार्ज, क्या होगा, पोटेंशियल आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ टू चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है ना। तो ये क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, पहला पॉइंट क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज, है ना, ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर ऑफ बोथ चार्जेस, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, और थर्ड जो होगा वो क्या होगा, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम in which charges are kept, ठीक है। ये तीन चीजों पे क्या है, डिपेंड करता है। अब यहां आपको ध्यान देना है कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद टू चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर ऑफ बोथ द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट या प्लेस्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो क्या है, जब भी यहां हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज को विथ क्या है, प्रॉपर साइन के साथ क्या है, रखना है। तो यहां मैं नोट में लिखता हूं, है ना, क्या है, नोट में ये वाइल क्या है, वाइल कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी associated with two point charge system always consider charges with proper साइन, है ना। ये समझ में आया आपको, मैंने क्या बताया कि जब भी आप क्या करोगे,
पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो Q1 Q2 को क्या करना है, आपको साइन के साथ क्या है रखना पड़ेगा, है ना। अगला जो है क्या है, इसमें अगला जो पॉइंट है क्या है कि ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करें, है ना, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो क्या होगा, आइदर क्या होगा, इफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ द चार्जेस आर निगेटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ देम विल बी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो यदि मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ ड्रॉ करूँ क्या है, यहाँ सेपरेशन लिख देता हूँ, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज, और इसको मैं लिख रहा हूँ आर इधर, और इधर क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ दो केसेस के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना। दो केसेस क्या क्या है, दो जो केसेस हैं, एक बार क्या हो सकता है, देखो यहाँ मैं दोनों केसेस कंसीडर कर लेता हूँ। एक बार क्या है, a प्लस Q1 a प्लस Q2, इनको r डिस्टेंस पे रखा गया है। और ये भी हो सकता है, एक केस क्या हो सकता है कि ये माइनस Q1 हो और ये क्या हो माइनस Q2 हो, इनको हमने r डिस्टेंस पे रखा। इन दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, ध्यान से देखो। और क्या होगा, ये ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को मालूम है कि ये ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, है ना। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपर। यहाँ जब आप क्या लिखोगे, हम ये लिख सकते हैं कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R। यहाँ क्या होगा, व्हेन क्या होगा, R 0, U क्या हो जाएगा, U टेंस टू क्या होगा, U इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। व्हेन क्या होगा, R इन्फिनिटी, U इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो किसके लिए ग्राफ हुआ, ये आइदर क्या होगा, चार्ज मस्ट भी क्या होगा, तो व्हेन क्या होगा, व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, क्या होगा, यहां हमने क्या माना कि व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, ये इसके लिए है, ठीक है। सेम नेचर का मतलब क्या होगा, आइदर दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा और दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ जो U वर्सेस R जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, U वर्सेस R इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, दूसरा एक पॉइंट ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा कि चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और क्या होगा, निगेटिव भी होगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, देखो ध्यान से, अगेन हम क्या रख रहे हैं, इधर पोटेंशियल एनर्जी और इधर क्या है, सेपरेशन। तो अगेन इधर पोटेंशियल एनर्जी और इधर क्या है, सेपरेशन। तो यहाँ जो ये ग्राफ होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। ये किसके लिए है, हमने क्या किया है यहाँ कि दो चार्जेस को, है ना, दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो क्या है, अपोजिट है ना। ये प्लस Q1 है, ये क्या है, माइनस Q2 है। और क्या है, और ये भी हो सकता है कि ये क्या है, माइनस Q1 है और ये क्या है, प्लस Q2 है। तो इसके लिए जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे सही से, है ना, यहाँ पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताया आप लोगों को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो होगा U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अगेन R। आप यहाँ क्या करोगे, R इक्वल टू आप क्या करो, R इक्वल टू 0 रखो। तो U इक्वल टू क्या होगा, U इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, और R इक्वल टू इन्फिनिटी रखो तो U इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ भी आप ध्यान से देखना
क्या होगा इस, ठीक है। यहाँ भी देखना U वर्सेस R क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, है ना। तो ये अभी हमने देखा कि ये ग्राफ कभी कभी क्या है पूछा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि किसी चार्ज को इनफाइनाइटली अवे से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे लाने में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ता है वही जो वर्क है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या है कंजर्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड क्या है कि आइए हम देखते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसका यूज हम कैसे करेंगे उसके बारे में एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना। तो ये न्यूमेरिकल्स क्या है, पहले तो हम देखें कि हम थोड़ा सा इसमें और भी कुछ, हमने ये जो पहले पढ़ा था क्या पढ़ा था कि वर्क डन, क्या पढ़ा था, वर्क डन का मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब भी क्वेश्चन में एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं हो कि वर्क डन किसके द्वारा पूछा गया है, मीन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा या फील्ड फोर्स के द्वारा, तो ऑलवेज आपको क्या कंसीडर करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ मैंने ये बताया था आपको कि क्या बताया था कि अब यू आर माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R, यही होगा ना। तो यहाँ ये चीज़ आप याद रखना, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना, कि आपको क्या है इनफाइनाइटली फार अवे से किसी R सेपरेशन पे चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R, है ना। ये याद रखना, है ना। ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब आपसे इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे, है ना। क्या है कि क्वेश्चंस आप समझ लो पहले कि ये क्या है, ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये वर्टेक्स 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस पे चार्जेस Q, सभी वर्टेक्स पे या कॉर्नर पे जो चार्जेज हैं वो क्या है, Q1 Q2 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख लें कि 3 चार्जेस क्या है, फाइंड, हम लिखेंगे फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, है ना, टू प्लेस्ड 3 charges each equal to Q at the corners of the triangle, corners of an equilateral triangle, an equilateral triangle of साइड ए, है ना। साइड क्या दिया हुआ है, दिया जो मैंने ये डायग्राम में आपको बताया है ना।
तो आप ऐसे इसको ये कर सकते हो, है ना। ये जस्ट आप क्वेश्चन फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू प्लेस 3 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। इसमें कई क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, है ना। तो आपको क्या है, देखो क्या है कि यही क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। A1 A2 A3, यहाँ हमने Q चार्ज रखा, यहाँ भी Q और क्या है, यहाँ भी Q, यहाँ साइड A साइड A और A साइड A, है ना। यहाँ क्या है कि अब ये जो चार्जेज हैं तो कहीं से लाए गए होंगे, तो हम मान लेंगे कि ये चार्जेज कहाँ हैं। अभी यहाँ है, ये क्या है, इन्फिनिटी है ना। तो एक चार्ज को ऐसे इस पाथ के अलोंग क्या है, मूव कराया गया होगा, यहाँ ले गया गया होगा इधर, दूसरे को ऐसे मूव करा करके यहाँ लाया गया होगा, तीसरे चार्ज को इस पाथ के अलोंग मूव कराया गया होगा और रखा गया होगा, है ना। तो ये आप समझ लो कि ये क्या हुआ, पाथ 1 हुआ, ये क्या हुआ, पाथ 2 हुआ, और ये आप मान लो कि क्या हुआ, पाथ 3 हुआ। इन्फिनिटी से चार्ज कहाँ है, इनफाइनाइटली क्यू और क्यू, है ना। आपको याद रखना है कि चार्ज को मूव कराने से एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए, है ना, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, R। एक किस केस के लिए है कि इनफाइनाइट से चार्ज को R सेपरेशन पे लाने के लिए, है ना। तो अभी आप देखो ऐसे सोचें कि हम लिख सकते हैं कि वर्क डन W while moving charge at corner 1। अब देखो तो आप ऐसे सोचो कि पहले आपको ये समझ में आया कि क्या है कि यहाँ से हमने एक चार्ज लिया, अपने पैकेट में लिया और उसको क्या किया, मूव कराया और कहाँ ला करके रखा, 1 पे। अभी ये चार्ज नहीं है ना, Q, ये जो 2 वर्टेक्स और 3 वर्टेक्स पे जो चार्ज है वो है ही नहीं। तो देखो यहाँ मतलब इनिशियली क्या है, 3 चार्ज यहाँ है। अब एक चार्ज को जब यहाँ रखोगे तो यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए फर्स्ट वर्टेक्स पे आइदर किसी भी फर्स्ट टाइम यदि किसी वर्टेक्स पे आप चार्ज रखोगे तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। आई मीन W1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरे चार्ज को Q2 आई मीन अब हम लिख सकते हैं कि वर्क डन while moving charge while moving charge at corner 2। अब देखो जब 2 पे लाओगे, यहां रखोगे तो आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। हम कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। और आप लिख सकते हो यहाँ क्या लिख सकते हो, के Q स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि K है ना, Q इंटू Q अपॉन क्या होगा, ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं U12। ठीक है। तो हमने क्या लिखा, W2 इक्वल टू U12 इक्वल टू क्या हुआ, K Q स्क्वायर अपॉन ए। ये आपको समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी associated with charge
एट कॉर्नर 2 and 1, ये याद रखना है। उसी तरह हम लिख सकते हैं सिमिलरली चार्ज को क्या है, थर्ड चार्ज को तीसरे चार्ज को थर्ड कॉर्नर 3 कॉर्नर पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। तो इसके अगेंस्ट वर्क कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। इसके अगेंस्ट कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि W3 इक्वल टू क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए। इसको लिख सकते हैं कि U13 प्लस U23, है ना। ये आपको समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड बिटवीन द चार्जेस प्रेजेंट एट कॉर्नर 1 and 3। ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द चार्जेस प्रेजेंट एट कॉर्नर 2 and 3। तो अब हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन, कोई पूछे तो कितना हम लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन W जो होगा वो क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, हम लिख सकते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3 क्या हो जाएगा, देखो U12 प्लस U21 प्लस U31 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3K क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये हो जाएगा। यही क्या हुआ, टोटल वर्क डन हुआ, है ना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा, कल इस पे नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड हम क्या है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।